बच्चों में तीसरी लहर ज़्यादा असर करेगी, ज़्यादा बच्चों को बीमारी होगी और हो सकता है कि ज़्यादा खतरनाक बीमारी भी हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। देश कोरोना की भयावह 2 लहरें देख चुका है और अब वहीं तीसरी लहर की जो तीसरी लहर का डर है वो भी बना हुआ है। अब ऐसे में मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। इसीलिए आज दिल्ली दर्पण टीवी ये जानने के लिए पहुंचा है कि बच्चों को इस तीसरी लहर से कैसे बचाया जाए। इसके लिए आपको हम बता दें कि हम पहुंचे हैं कंप्लीट चाइल्ड केयर सर्विस पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर जो है वो 7 बजे से 11 बजे तक बैठे रहते हैं और इसके लिए अब हम डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन राणा जी से बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डॉक्टर नवीन राणा जी से बात करेंगे, तो इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर नवीन राणा जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो सर, जैसे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो ज़्यादातर बच्चों को ही प्रभावित करेगी? आपका कहना सही है, ये स्टेटमेंट चारों तरफ जा रही है कि बच्चों में तीसरी लहर ज़्यादा असर करेगी, ज़्यादा बच्चों को बीमारी होगी और हो सकता है कि ज़्यादा खतरनाक बीमारी भी हो, ऐसा कहा जा रहा है। बट अभी तक इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 100% ज़्यादातर बच्चे ही इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसमें बच्चों को इन्वॉल्व होने का जो एक मेन कारण ये बताया जा रहा है कि बच्चों की कोई वैक्सीन नहीं है अभी हमारे पास। बच्चों का हमारा अभी जो पहली 2 लहर आई उनके अंदर बच्चों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा गया, मगर इसकी वजह से कहा जा रहा है ये जो ग्रुप है ये अभी वल्नरेबल ग्रुप है, इस ग्रुप में ज़्यादा लोगों को होने के चांसेस हैं। बट ये परिवार में देखा गया है कि जब भी बड़ों को हुआ है साथ में बच्चों को भी थोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक्सपोजर पूरा हुआ है। मगर बच्चों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनको ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं आई। बच्चों में कुछ AEC रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ लंग्स में और आपके ब्रोंकस में, जिसकी वजह से निमोनिया होता है, वो कम होते हैं, उनकी एफिनिटी कम होती है। दूसरा, बच्चों में बहुत सारी वैक्सीन्स लग जाती हैं, जैसे MMR लग जाती है, DPT लग जाती है, उससे उनकी बॉडी ऑलरेडी प्राइम्ड होती है और क्रॉस एंटीबॉडीज़ बन के उनको बीमारी का असर कम नज़र आया है। इसीलिए जो बच्चे हैं उनको डायरेक्ट कोविड से इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक दूसरी बीमारी है जिसे बोलते हैं MIS-C, मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, जो कोविड के लगभग 2, 4, 6, 8 हफ्ते के बाद आता है। उससे काफ़ी बच्चे को प्रॉब्लम आती है, जिसका इलाज अगर टाइम से हो जाए तो उसमें भी बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये कावासाकी डिजीज़ एक है, उसके जैसे इसमें सिम्टम्स आते हैं और जिसका इलाज अगर टाइम से स्टेरॉइड से या फिर IVIG से किया जाए, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन से, तो उसका पूरा असर देखा गया है। तो बीइंग अ पीडियाट्रिशियन मैं इस चीज़ को इतना नहीं मानता कि बच्चे ज़्यादा वो होंगे। फिर भी अपनी तरफ से हमने तीसरी लहर में पूरा प्रिपेयर कर रखा है। हम हर ज़रिए से अपना टेलीमेडिसिन से, अपने क्लिनिक के थ्रू, अपने हॉस्पिटल के थ्रू सबको यही मैसेज देते हैं कि जैसे ही अगर बच्चों के लिए कोई वैक्सीन आती है, अभी कोई वैक्सीन भी नहीं है, तो सबसे पहले बच्चों को भी वैक्सीन लगवाई जाए और इस ग्रुप को हम एक इस तरीके से ना देखें कि इनमें ज़्यादा आएगा। अगर आता भी है तो हमें लगता है कि जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, जस्ट न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, फर्स्ट 1 साल में, या फिर जो लेट बच्चे आ रहे हैं, जो थोड़ा लेट आएंगे, उनके हिसाब से उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। 10 से 16 साल से 18 साल तक के बच्चों में ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, और क्योंकि वो उनकी वैक्सीनेशन का जो पीरियड है वो थोड़ा फेड हो रहा है, और जो 1 साल से छोटे हैं उनको भी वैक्सीनेशन लगी रही होती है। तो ये एक चीज़ देखी गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि वैक्सीन तो अभी आई नहीं है बच्चों के लिए कि उन्हें वैक्सीनेशन हो सके, तो उन्हें अभी हम कैसे बचा के रख सकते हैं? क्योंकि ऐसे कई पेरेंट्स हैं जिनके मन में इस तरह के सवाल हैं। इसमें ये है कि देखो, सबसे पहले तो सरकार ने बड़ा अच्छा किया कि स्कूल बंद कर दिए, तो उनका एक्सपोजर बाहर जाने से कम हो गया। पेरेंट्स लोग अपना बाहर जब जाते हैं तो अपना मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह प्रॉपर कर रहे हैं, तो घर में इन्फेक्शन नहीं लेके आ रहे, तो उससे बच्चे हमारे सुरक्षित हैं। तो इसमें यही 2 है कि बच्चे बाहर एक्सपोजर के लिए नहीं जा रहे हैं और पेरेंट्स अपना पूरा ख्याल रख रहे हैं, और इसलिए इसमें हमें लगता है कि अगर इस तरीके से चलता है तो बच्चे हमारे सुरक्षित रहेंगे। जैसे कई पेरेंट्स के अंदर बच्चों को लेकर कुछ डाउट होता है, तो आप उनके लिए कब वक्त निकालते हैं, या कभी किसी पेरेंट्स को आपसे कुछ बात करनी हुई किसी भी चीज़ को लेकर के, बच्चों को लेकर के, तो कोई टाइमिंग है आपकी?
हम ऐसा कर रहे हैं कि बेसिकली हमने अपना सबसे पहले तो ये किया है कि हम दिन में अपनी ओपीडी प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइम हम अवेलेबल होते हैं, अपने सब फ़ोन अटेंड करते हैं। उसके बाद इवनिंग में टेलीमेडिसिन के लिए 2 घंटे हमने सबको दे रखे हैं। इवन हमारा एक मोबाइल हम सबको वो देते हैं जिसमें वो किसी भी घड़ी रात में दिन में हमसे कांटेक्ट कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। जैसे कि सभी को पता है तीसरी लहर जो है वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, तो ऐसे में आपने क्या सुविधाएं रखी हुई हैं, क्या योजना बनाकर रखी हुई है कि बच्चों जिस तरह से अभी तीसरी लहर का बना हुआ है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली? तीसरी लहर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करने का जिसके लिए हमने काम किया है, जैसे जिस हॉस्पिटल्स में हम जा रहे हैं हमने ऑलरेडी अपनी जो डॉक्टर्स की स्टाफ है उसकी लिस्ट बना रखी है, किस तरह से ड्यूटी करनी है। हमने अपने नर्सिंग स्टाफ को डेजिग्नेट कर रखा है। उसके बाद हमने प्रॉपर रूम्स ऑक्सीजन के साथ, वेंटिलेटर के साथ पूरी सुविधाएं ऐसी कर रखी हैं कि हमें अगर तीसरी लहर आती है तो हम अपने अस्पताल में मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को ट्रीटमेंट दे सकें, टाइमली ट्रीटमेंट दे सकें। कंप्लीट केयर मेडिकल क्लिनिक जो आपने खोला है इसकी क्या विशेषता है और क्लिनिकों से? दिस इज़ C3S कंप्लीट चाइल्ड केयर क्लिनिक और कंप्लीट चाइल्ड केयर सर्विसेज। बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है, इसको हमने सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक खोला है। अगर ये सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रहता है, 16 घंटे, अगर इसमें 5 से 6-7 कंसल्टेंट दिन भर कोई ना कोई इस पूरे टाइम में मिलेगा। अगर ये पूरे टाइम में कोई ना कोई मिलेगा तो इस टाइम कोई भी यहाँ पे आके सुविधा ले सकता है ये, और अपने किसी भी पीडियाट्रिक कंसल्टेंट को यहाँ पर दिखा सकता है। सुबह मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि सुबह 3 बजे कोई इमरजेंसी आती है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम सबसे पहले डॉक्टर को दिखा लें, उसके बाद 9 बजे ऑफिस भी चले जाएँ। तो वो सुबह 7 बजे क्लिनिक आके हमें दिखा सकते हैं, अपनी बच्चों को उनका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और 9 बजे अपने ऑफिस टाइम पे पहुंच सकते हैं। बहुत पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि आफ्टरनून के टाइम में उनको टाइम मिलता है, लंच ब्रेक के टाइम, उस टाइम भी कोई भी पेरेंट यहाँ आएगा तो उनको कोई ना कोई कंसल्टेंट लेवल का, जिसने अपनी MD ख़त्म करने के बाद लगभग 6 साल का काम कर रखा है, वो लोग यहाँ पर उनको एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए उपलब्ध मिलेंगे। रात में आप ऑफिस से आते हो, उसके बाद सोचते हो पहले हम अपना डिनर कर लें, उसके बाद अपने बाहर निकलें, तो 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे तक आप वैक्सीनेशन के लिए या किसी भी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए 11 बजे तक आ सकते हैं। और उसके बाद हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है जिसको हमेशा आप जिस पर कांटेक्ट किया जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी और नेक्स्ट डे आपको देखा जाएगा। इसका C3S का सबसे बड़ा कंप्लीट यही है कि हम कॉरपोरेट हॉस्पिटल जाते हैं, दूसरे अस्पताल जाते हैं, वहाँ सुबह 9 से 11 की OPD, मैक्सिमम 1 बजे तक की OPD होती है, उसके बाद OPDs नहीं होती। और अगर होती भी है तो ऊपर से जूनियर रेजिडेंट्स को बुलाया जाता है OPD देखने के लिए और वो OPD उसको देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जूनियर रेजिडेंट्स जो हॉस्पिटल में होते हैं ऊपर अपने इन पेशेंट्स जो होते हैं, IPD पेशेंट्स होते हैं, उनमें बिजी होते हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ उनको डील करना पड़ता है, तो उनका एक OPD के पेशेंट को देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता और वो एक्सपर्टाइज ओपिनियन उनको नहीं मिल पाती। इसलिए इस क्लिनिक का सबसे मेन उद्देश्य ये है कि 16 घंटे तक हम कवर कर रहे हैं, 16 घंटे के बाद फ़ोन पे कवर कर रहे हैं और यहाँ सिर्फ OPD यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हमारा पहला मकसद ये रहेगा हम दवाइयाँ लिखें, इन्वेस्टिगेशन करें और बच्चों को घर भेजें। एडमिशन करने का यहाँ पे हमने कोई स्कोप नहीं रखा है, हम एडमिशन नहीं करेंगे। जिन बच्चों को एडमिशन की ज़रूरत होगी उनको हम उनके लेवल पे उनको लिख के दे देंगे, भाई आप जाके अपना एडमिशन करा सकते हैं किसी हॉस्पिटल में, बिकॉज इसको रिक्वायरमेंट है। जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है उनको हम यहाँ ट्रीट करेंगे और उनका इलाज करेंगे। तो जैसा कि अभी मतलब आप बच्चों को और पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो डरे नहीं तीसरी लहर से, क्योंकि अभी चारों ओर बस ये है कि तीसरी लहर आने वाली है और पेरेंट्स के मन में काफ़ी ज़्यादा डर है, तो मतलब उन्हें क्या दिलासा देना चाहेंगे? तो हमारी फाइनल यही रिक्वायरमेंट है कि पेरेंट्स को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है और अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कराना है। उसके बाद हमारे बच्चों को एक हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगी जिससे वो सेफ़ हो जाएंगे। जैसे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आती है उनको तुरंत वैक्सीनेशन भी कराना है। यही चीज़ें हैं। स्कूल कब खुलने हैं ये डिसीजंस हमारे एक्सपर्ट्स लेंगे। जब तक बच्चे घर पे हैं, पेरेंट्स उनके सारी चीज़ें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रख रहे हैं, वैक्सीनेशन ले रहे हैं, तो उनको कोई ख़तरा नहीं है। हम थर्ड वेव को नहीं आने देंगे और हमारा सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि हम अपना सारी चीज़ें नॉर्मली करते रहें और अपने बच्चों को सेफ़ रखें। थैंक यू।
तो जैसा कि आपने देखा कि हमने नवीन राणा जी से बात की और उनका यही कहना है कि अगर सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा तो बच्चों को किसी भी तरह से तीसरी लहर से डरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पेरेंट्स भी ध्यान रखें कि बच्चे समय समय पर सैनिटाइज करते रहें और मास्क लगा करके ही बाहर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, तब आप सेफ़ रहेंगे। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।